हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल में कहानी का 17वां भाग लेकर आई है। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम होगी, तो आप उसे मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, अगली सुबह कपूर हाउस सब साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे। सिया कॉच पे बैठ सिया को अपने हाथ से खाना खिला रही थी। रिशान अबीर की तरफ देख पूछा, राइमा की क्या हालत है? अबीर हाथ में पकड़े ब्रेड को प्लेट में रखते हुए बोला, फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में है, पर शहर को देख उनको संभालना बहुत मुश्किल होगा। शहर जो सिया को खाना खिला रही थी वो अपनी जगह से उठ रिशान के पास जाते हुए बोली, क्या हम दी को सिया के बारे में बता दें? रिशान कोल्ड आवाज़ में शहर को देख बोला, क्या सही होगा और क्या गलत वो सिर्फ मैं डिसाइड करूँगा। शहर थोड़ा गुस्से से बोली, रिश, हर वक्त तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते तुम। रिशान अपनी जगह से उठ कोट को उठाते हुए बाहर जाते हुए बोला, रिशान सिर्फ अपनी सुनता है और अपनी करता है। रिशान को जाता देख सिया पीछे से बोली, डेविड, मुझे स्कूल कौन छोड़ेगा? रिशान बिना पीछे मुड़े बोला, अभी तुम्हें आज स्कूल छोड़ देगा। शहर रिशान का एटीट्यूड देख झल्ला कर बोली, दादी, रिशान को क्या हो गया है? सिर्फ अपनी मनमानी करता है, किसी की भी नहीं सुनता। अबीर बिना किसी भाव के बोला, मरे हुए इंसान भी दुआ से जाग जाते हैं, पर मरे हुए रूह एक बार बिखरे तो फिर आबाद नहीं हुआ करते। बेसमेंट एक आदमी और एक लड़का बेसमेंट में उल्टा लटके हुए थे और एक औरत के हाथ पैर बंधे अध बेहोशी की हालत में जमीन पर गिरी पड़ी थी। रिशान पूरे रौब के साथ और अपने चेहरे पे गुस्सा लिए अंदर आता है और सीधा अपनी चेयर पर बैठ जाता है, एक पैर पे दूसरा पैर रखे किसी राजा की तरह। रिशान अपने औहदे पे चल रहा था। देवा रिशान के आगे लैपटॉप रखते हुए बोला, सर, ये 4 साल पहले की फुटेज है। रिशान जैसे जैसे वो फुटेज देख रहा था उसके चेहरे की नसें उभर रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था। विराग जो रिशान के ही पास बैठा था वो सामने टंगे लोगों को देख देवा से बोला, रिशान, ये सब मीरा ने किया है। मैंने तुझसे पहले ही कहा था वो लड़की सही नहीं है, पर तुझे उस पर ज़्यादा भरोसा था। रिशान अपने ब्लू आंखों से सामने देखते हुए बोला, सबको होश में लाओ। रिशान के कहते ही दोनों टांगे लोगों पे कुछ लिक्विड सा गिरता है जिससे दोनों होश में आते हैं, पर सामने रिशान को देख दोनों डर जाते हैं। उनमें से एक आदमी ने कहा, रिशान, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों लाए हो हमें यहाँ? रिशान जमीन पे पड़े डॉक्टर रूपमानी को देख बोला, हर बात का जवाब मिलेगा, सब्र तो करो डॉक्टर बद्रा। शोर से डॉक्टर रूपमानी धीरे से आंखें खोल इधर उधर देखते हुए बोली, रिशान, हमने कुछ नहीं किया, प्लीज हमें जाने दो हमें। रिशान अपना कोट उतार रूपमानी की तरफ बढ़ा और उसके जबड़े पे अपनी पकड़ कसते हुए बोला, तो तुम्हें रिशान की क्रूरता देखनी है? तो चलो फिर रिशान को थोड़ा देने की सजा भुगतो, धोखा देने की सजा भुगतो। अब रिशान के इशारा करते ही कुछ लोग रुकमानी को पकड़ एक केज में डाल देते हैं जहां 1000 से भी ज़्यादा तैनात में जंगली कुत्ते थे। साथ ही डॉक्टर बद्रा और उसके बेटे के नीचे आग की भट्टी जला देते हैं। ये सब इतना डरावना था कि अच्छों की हालत खराब हो जाए। डॉक्टर रुकमानी जोर जोर से चीखते हुए रिशान से रिक्वेस्ट करने लगे और उनके पति बेटे के शरीर पे हल्के हल्के छाले पड़ने लगे थे। वो दोनों दर्द से तड़प रहे थे। अपने पति और बेटे की इतनी बुरी हालत देख डॉक्टर रुकमानी हाथ जोड़ रिशान से बोली, क्यों कर रहे हो हमारे साथ रिशान? हमें जाने दो यहाँ से। रिशान अपने चेयर पे बैठा सिर झुकाए सख्त आवाज़ में बोला, तुमने धोखा दिया मुझे, मुझसे मेरे बच्चे को छूना,
तुम्हें मैं बद से बदतर मौत दूंगा। डॉक्टर रुक्मानी का बेटा निर्दर्द से चीखते हुए बोला, रिशान, हमने कुछ नहीं किया, हमें कुछ नहीं पता है। तुम मीरा की गलती की सजा हमें नहीं दे सकते हो। बिराग आगे बढ़ नीर के बालों को मुट्ठी में लेकर बोला, तुम सब बराबर के हिस्सेदार हो। अब ड्रामा मत करो और जल्दी से जल्दी सच उगलो। नीर गुर्राते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो कुछ दिन पहले ही अब्रॉड से लौटा हूँ। रुक्मानी को अब भी चुप देख रिशान देवा को इशारा कर बोला, ये मोटी चौड़ी की औरत है, छोड़ो इन कुत्तों को इन पे। रिशान के ऑर्डर देते ही सारे कुत्ते एक ही बार में रुक्मानी के ऊपर आ जाते हैं और उस पे हमला कर देते हैं। डॉक्टर बद्रा अपनी हालत देख बोले, रुक्मानी, जो भी सच है बता दो रिशान को, वरना ये हमें विराग मुस्कुराते हुए बोला, सच तो तुम्हें भी बताना है और अंजाम भी भुगतने के लिए रेडी रहो। रुक्मानी जोर जोर से चीखते हुए बोला, रिशान, इन्हें रोको, मैं बताती हूँ सब तुम्हें। रिशान के इशारे पे उन कुत्तों को रोक दिया गया। रुक्मानी दर्द से कराहते हुए बोली, मीरा जो तुमसे बहुत प्यार करती थी, उसे तुम हर कीमत पे चाहिए थे, पर वो ऐसा कुछ करेगी मुझे नहीं पता था। रिशान रुक्मानी के उंगलियों को अपने पैरों तले कुचलते हुए बोला, मेरा बच्चा कहाँ है, बता। रुक्मानी चीखते हुए बोली, मुझे नहीं पता रिशान, जब मुझे उसकी हरकत का पता चला मैंने उसे रोका था, पर वो वहां से भाग गई। फिर 4 साल हो गए, वो कभी नहीं लौटी। विराग गुर्राते हुए बोला, पर उसने ये सब किया कैसे? अकेले उसके बस की बात तो थी ही नहीं ये सब। रुक्मानी बेहोश होते हुए बोला, मुझे नहीं पता उसकी मदद किसने की, लेकिन शहर की प्रेगनेंसी से पहले से कॉम्प्लिकेशन थी और तुम शिवरात्रि के दिन शहर को लेकर आए थे। बच्चे और शहर दोनों की हालत बुरी थी, इसलिए हमने बच्चे को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा था, जहाँ की सिक्योरिटी के बारे में सिर्फ कुछ लोगों को ही पता था, जिनमें से एक मीरा थी। रिशान का गुस्सा अब तक अंगार बन चुका था। वो चीखते हुए बोला, आगे बोलो, कहाँ है मेरा बच्चा? मेरी बेटी के साथ क्या किया तुम लोगों ने? रुक्मानी हैरानी से बोली, तुम्हारी बेटी तो तुम्हारे पास है ना? विराग आगे आकर बोला, वो सार्थक और रायमा की बेटी है। रिशान की बेटी को तुमने मरा हुआ कहा था। रुक्मानी हैरानी से बोली, नहीं, रिशान, रायमा और शहर की बेटियां जिंदा थी। मैंने खुद उनकी डिलीवरी की थी, पर कुछ इमरजेंसी की वजह से लास्ट मोमेंट पे मीरा ने डिलीवरी की थी। रिशान हैरानी से विराग की तरफ देख बोला, फिर मीरा ने हमें क्यों कहा कि शहर ने मरे हुए बच्चे को पैदा किया था और उसने मेरे बेटे के साथ क्या किया? डॉक्टर बदला बोले, रिशान, हमें पता था, बता दो प्लीज, अब हमें जाने दो। जो पता था वो हमने बता दिया, प्लीज अब हमें जाने दो। रिशान डेविड स्माइल कर निकलते हुए बोला, जाने दूंगा तुम लोगों को, हा 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 हा। इस वक्त रिशान बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। वो किसी नर्क के देवता से कम नहीं लग रहा था। रिशान और विराग दोनों बाहर आते हैं और पीछे डॉक्टर बद्रा और उनके बेटे की चीख गूंजने लगती है। विराग रिशान के साथ जाकर कार में बैठ जाता है। रिशान कार स्टार्ट करते हुए बोला, हमें जल्द से जल्द हमारी बच्ची तक पहुंचना होगा। विराग कुछ सोचते हुए बोला, उसके लिए मीरा तक पहुंचना होगा पहले। रिशान, जरूरी नहीं किसी फैमिली वाले का हाथ होगा इसमें, पर कौन हो सकता है और ऐसा कर सकता है हमारे साथ? रिशान गाड़ी की स्पीड और तेज करते हुए बोला, जो भी होगा मुझसे बच नहीं सकता अब। शाम का वक्त, शहर दोपहर से आर्या के कमरे का दरवाज़ा पीट पीट के थक चुकी थी, पर आर्या दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। रमा जी हॉल के काउच पे बैठी टीवी देखते हुए बोली, शहर, तुझे उसका पता है ना, तो क्यों पीछे पड़ी है? छोड़ दो, वो ठीक हो जाएगी। शहर हैरानी से बोली,
दादी आप कैसी बातें कर रही हैं? बच्ची है वो, रात से कमरे में बंद है, मुझे फिक्र हो रही है। सिया शहर के पास जा दरवाजे पे मुंह लगा बोली, शहर आयु के ड्रामे हैं सब, तुम्हें पता नहीं? शहर आंखें छोटी कर बोली, सिया ऐसे नहीं कहते, उसे बुरा लगेगा ना। अबीर जो अभी ऑफिस से घर आया था शहर को देख बोला, क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो तुम? अभी तो होश में आई हो, खुद को आराम दो। सिया दौड़ के अबीर के गोद में चढ़कर बोली, अभी ही आयु दरवाज़ा नहीं खोल रही है। अबीर शहर को देख बोला, मैं उससे बात करता हूँ, तुम रिलैक्स करो। खन्ना हाउस सब साथ खाने की मेज पे खाना खा रहे थे। काफ़ी शांति थी इस वक्त, सबका ध्यान अपने खाने में था। इस शांति को तोड़ते हुए मयंक बोला, पापा ऑस्ट्रेलिया वाले डील के लिए हमें वहाँ जाना होगा। आदर्श जी तिरछी नज़र से अंतरा जी को देखते हुए बोले, हाँ तुम चले जाना, मुझे यहाँ के कंस्ट्रक्शन का काम देखना होगा। मैं जल्दी से बोला, पापा मेरे फाइनल एग्ज़ाम आ रहे हैं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। मैं तिरछी नज़र से अर्जुन को देखते हुए बोला, पापा अर्जुन को भेज दीजिए, वो फ्री होगा ना? अंतरा जी हाँ अर्जुन फ्री है, वो ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा मीटिंग अटेंड करने। क्यों अर्जुन? अर्जुन के कुछ कहने से पहले सिया झट से बोली, पर अर्जुन जी को क्यों भेज रहे हो? वो तो अंतरा जी गुस्से से घूर के सीता को देख बोली, तुम अपनी औकात क्यों भूल जाती हो? तुम्हें घर के मामलों में बोलने का किसने हक दिया है? सीता अंतरा जी की बात पे नम आंखों से सिर झुका लेती है। ये देख अर्जुन अपनी जगह से उठते हुए बोला, मैं कल चला जाऊंगा। बोल अर्जुन गुस्से से कमरे की तरफ चला जाता है। अगली सुबह कपूर हाउस ईशान सीढ़ियों पे सिया को गोद में लिए बैठा था और शहर उसके कंधे पे सर रखे बैठी बातें कर रही थी। शहर ईशान को देख बोली, ऋष मुझे आयु की फिक्र है, तुम्हें पता है वो गुस्से में कुछ भी कर जाती है, गुस्से में तुम्हारी जैसे हरकतें करती है वो। ईशान सिर्फ हूँ में जवाब देता है तो शहर चिढ़ते हुए बोली, ईशान क्या हूँ, बोलो भी कुछ, कल से तुम ऐसे चुप चुप क्यों हो? क्या प्रॉब्लम है बताओ ना मुझे। ईशान शहर की तरफ देख उसके हाथों को अपने हाथों में लिए बोला, जब तुम मेरे पास रहती हो मुझे सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी के एहसास का सुकून चाहिए। शहर ईशान के हाथ पे किस करके बोली, मेरी हर सांस तुम्हारे नाम है ऋष, तुमसे ही मेरा हर एहसास है। ईशान शरारती अंदाज में बोला, इतना से मेरा कुछ नहीं होता, मुझे पूरा सोच समझ चाहिए। शहर आंखें बड़ी कर बोली और ईशान को घूर के देख बोली, ऋष आपकी ये हरकत नहीं बदली, सिर्फ डरकी ही हो तुम। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक से आर्या अपने कमरे से निकल ईशान के सामने आते हुए बोली, आपने किससे पूछकर मेरी जिंदगी का फैसला किया? शहर हैरानी से आर्या को देख रही थी, पर ईशान अब भी सर झुकाए अपनी जगह पर बैठा था। आर्या ईशान को चुप देख गुर्राते हुए बोली, मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, जवाब दीजिए। ईशान कोल्ड आवाज में बोला, मैं फैसला कर चुका हूँ, मुझे बहस करना पसंद नहीं है। आर्या चीखते हुए बोली, मैं करूँगी बहस, आपको किसने हक दिया? आप मेरी जिंदगी का फैसला करें, मैं नहीं मानती आपके फैसले, मुझे नहीं करनी विराग से शादी। आर्या अबीर का हाथ को पकड़कर बोली, पर मुझे तो तुमसे शादी करनी थी ना। ईशान ने अबीर को देख बोला, बात करो या जो चाहे करो, मुझे इस टॉपिक पे दोबारा कुछ नहीं सुनना है। ईशान अपना दो टूक जवाब देकर कमरे से चला जाता है। अबीर आर्या के चेहरे को हाथ में लेकर बोला, देखो आर्या, ये नहीं हो सकता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम बहुत छोटी हो और ईशान तुम्हारे लिए गलत फैसला नहीं कर सकता। पर क्यों? मुझे तो तुमसे ही शादी करनी है अभी। आर्या अबीर को देखते हुए बोली। अबीर आर्या के
आंसू साफ करते हुए बोला, मैं सिर्फ पैसों से प्यार करता हूँ आर्या, उसकी जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। आर्या नम आंखों से अबीर को देखते हुए बोली, फिर मेरा क्या होगा? शहर आर्या के पास आकर उसका हाथ पकड़ कमरे में ले जाते हुए बोली, चलो तुम्हारा क्या होगा ये डिसाइड कर लेते हैं। शाम का वक्त रिशान जब शाम को ऑफिस से घर आता है, शहर को हॉल में किसी से बात करता देख हैरान रह जाता है। शहर की नज़र जैसे ही रिशान पे जाती है, वो उसके पास आते हुए बोली, रिश आइए ना, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। रिशान शहर के पास जाते हुए बोला, तुमने मुझसे बिना पूछे एसीपी अंकित को क्यों बुलाया है? शहर रिशान को देख बोली, ऋष ये मेरा जिम्मेदारी है कि मेरे भाई के कातिल का पता मैं जल्द से जल्द लगाऊं। अंकित अपनी शार्प नज़रों से रिशान को देखते हुए उससे हाथ मिलाते हुए बोला, मिस्टर कपूर, कुछ काम हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। रिशान कोड आवाज में बोला, तुम्हारे भरोसे छोड़ता तो आज यहाँ न होते तुम। अंकित मुस्कुरा के बोला, जिंदगी के कुछ काले पल की वजह से हम लोगों पे भरोसा करना नहीं छोड़ सकते। कपूर साहब, शहर दोनों को देख बोली, हम बैठ के बातें करें। अंकित काउच पे बैठते हुए बोला, मिस्टर कपूर, सार्थक सर ने अपने मौत से कुछ पहले आखिरी बार आपसे बात की थी। क्या आप हमें बताएंगे आपकी उनसे क्या बात हुई थी? रिशान का चेहरा सख्त था, उसे अंकित की बातों पे बेहद गुस्सा आ रहा था। रिशान अपना आईब्रो रब करते हुए बोला, रिशान कपूर के घर में उसी के सामने बैठ उसी से सवाल करो, लगता है मौत से डर नहीं लगता है तुम्हें? अंकित भी पूरे एटीट्यूड के साथ एक पैर पे दूसरा पैर रखते हुए बोला, जिंदगी के लालच जिसे हो वो पुलिस ज्वाइन नहीं करता मिस्टर कपूर। रिशान अपनी जगह से उठते हुए बोला, तुम अनीश से पूछ लो जो भी पूछना हो। इतना बोल रिशान शहर को देख बोला, कमरे में चलो, आई नीड यू राइट नाउ। शहर को रिशान के बात पे थोड़ी शर्म भी आ रही थी और थोड़ी हैरानी भी, पर रिशान बिना उसकी बात सुने उसका हाथ पकड़ अपने साथ ले जाने लगता है। रिशान को जाता देख अंकित की मुट्ठियां कस जाती है, वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। कमरे में आते ही शहर रिशान को घूरते हुए बोली, क्या नीड है तुम्हारी, मुझे बताओ। रिशान शहर की कमर को पकड़ दीवार से सटा बोला, एसीपी तुम्हें घूर रहा था, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। शहर आंखें छोटी कर बोली, उसने कब घूरा मुझे? रिश तुम सुधर जा। रिशान ने शहर के पल्लू को हल्का खींच के उसे अपने सीने से सटा दिया और लस्ट भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हें कोई देखे मुझे ये भी बर्दाश्त नहीं, और आइंदा उस एसीपी को बुलाया या फिर उससे बात की तो उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। शहर रिशान के हाथ को हटाने की कोशिश करती है, पर रिशान के मजबूत हाथों को शहर हिला भी नहीं पाती। दूर जाने की कोशिश मत करो जान, इस बार सच में जान चली जाएगी। शहर रिशान की आंखों में अपने लिए प्यार, जुनून, तड़प देख सकती थी। शहर गहरी सांस लेकर रिशान के गालों पे हाथ फिराते हुए बोली, इतना असर हुआ तुम पे मेरी जुदाई का, तुम पूरे बदल चुके हो रिशान। रिशान अपना चेहरा शहर के कानों के पास ले जा उसके एयरलोब को अपने दांतों से दबाते हुए धीमे और सेलेक्टिव आवाज में बोला, मैं मेरा रहा ही नहीं जान, अब बस एक क्रूर इंसान है जिससे दुनिया डरती है। शहर नम आंखों से रिशान को देख बोली, अब मैं आ चुकी हूँ रिश, अपने रिश को क्रूर रिशान से एक बार फिर अपना रिश बनाने। रिशान शहर के होठों को देख रहा था, अपने अंगूठे से उसे रब करते हुए बोला, अब ये मुमकिन नहीं होगा जान, मुझे यही रहना है जिसे कोई तोड़ ना सके, जो अपने हिसाब से सबको चला सके। वो रिशान शहर के होठों को अपने दांतों तले दबा देता है और शहर को किस करने लगता है। खन्ना हाउस, अर्जुन अपने रूम में फाइल देख रहा था और
और सीता मुंह बना उसके कपड़े पैक करते हुए अर्जुन को घूर रही थी। अर्जुन बिना सीता को देखे बोला, बंदर जैसे मुंह मत बनाओ और बोलो क्या कहना है। सीता हैरानी से अर्जुन को देखती है, जो अब भी फाइल पे ही नजरें गड़ाए बैठी थी। सीता 2 कदम आगे बढ़ बोली, जब पता है तो न, अब तक चुप क्यों बैठे हो। अर्जुन फाइल साइड में रख बोला, पता नहीं, मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। सीता अर्जुन के बात पे हल्का शर्मा जाती है और नजरें झुकाए धीरे से कहती है, क्या आपका जाना जरूरी है? उस दुमछल्ले को क्यों नहीं भेज देते? अर्जुन हैरानी से बोला, कौन दुमछल्ला, किसकी बात कर रही हो? सीता अर्जुन के बिल्कुल पास जा बोली, अरे वो मैं, उसे क्यों नहीं भेज देते? आपके बिना मेरा दिल कैसे लगेगा। अर्जुन आंखें फाड़े सीता को देख रहा था, पर सीता को समझ नहीं आया कि वो फ्लो में क्या बोल गई। अर्जुन सीता के पास उसकी टुड्डी पकड़कर बोला, क्या कहा तुमने अभी? सीता खुद को मन ही मन में कोसते हुए बोली, सीता तेरी जुबान पे ब्रेक कब लगेगा? अब क्या जवाब देगी इस राक्षस को? जो दिल में है वही कह दो। अर्जुन की ये बात सुन सीता शौक से उसे देख रही थी। अर्जुन सीता के गर्म गालों को हाथ से सहलाते हुए बोला, बस 1 हफ्ते की बात है, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगा। सीता नम आंखों से अर्जुन को देखते हुए बोली, आप नहीं होंगे तो दादी मुझे निकाल देगी। अर्जुन सीता के आंसू साफ करते हुए बोला, मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। सीता अर्जुन को घूरते हुए बोली, आप नहीं होंगे तब ही होगा। अर्जुन धीरे से सीता के माथे को चूम उसकी गुलाबी होठों को देखने लगता है, जो रोने की वजह से लाल हो चुका था। अर्जुन अपने दिल में और शरीर पे अजीब सा एहसास होने लगता है। उसने सीता को पीछे से पकड़ा और अपने करीब करते हुए उसके होठों से अपने होठ मिलाने ही वाला था कि सीता झट से अर्जुन को दूर कर देती है। सीता पीछे होते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं अर्जुन जी, ये गलत है। अर्जुन सीता की तरफ बढ़ा तो सीता 2 कदम पीछे लेते हुए कमर से सट जाती है। उसके पीछे और जगह ही नहीं थी। अर्जुन भी इसी बात का फायदा उठाते हुए सीता के कमर पे हाथ रख उससे चिपकते हुए बोला, कुछ गलत नहीं है, जो हो रहा है होने दो ना। अर्जुन सीता अर्जुन के सीने पे हाथ रख उससे दूरी बनाए रखते हुए बोली, अर्जुन आपको लेट हो जाएगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। अर्जुन शरारती अंदाज में नामी सिर हिला देता है और अपने हाथ को सीता के होठों से होते हुए उसके नेक क्लीवेज को छूते हुए उसके कमर पर हाथ रख धीरे से सहलाते हुए बोला, मेरी छुअत तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या? सीता अर्जुन के इस हरकत पे बहुत हैरान रह जाती है, पर उसके मुंह से काम करने वाली हल्की सी आह निकलती है, जो अर्जुन के बचे कुचे कंट्रोल को खत्म करने के लिए काफी थी। अर्जुन ने अपने दूसरे हाथ सिया के बालों को पीछे से पकड़ा और उसके होठों को लालच के साथ देखते हुए अपने होठों से मिला लेता है। सीता के लिए ये सब बिल्कुल नया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। सीता ने हाथ आगे किया और अर्जुन को दूर करने लगी तो अर्जुन उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ ऊपर कर दिया। अर्जुन बुरी तरह से सीता के होठों को शक कर रहा था और सीता बस आंखें नीचे खड़ी थी और दूसरे हाथ से सीता के पेट और कमर को सहला रहा था। 15 मिनट के लंबे किस के बाद जब सीता को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो अर्जुन उसे छोड़ देता है। सीता नम आंखों से अर्जुन को देख लंबी सांसें लेने लगती है। अर्जुन सीता के बालों को चेहरे से हटा बोला, मेरे आने के बाद हम फिर ये कंटिन्यू करेंगे। सीता गुस्से से अर्जुन को घूर उसके हाथ को अपने कमर से झटकते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। अगली सुबह
आर्या गाड़ी में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी और अनीस गाड़ी ड्राइव करते हुए उसे बार बार देख रहा था। आर्या बाहर देखते हुए बोली, अनी बोल दो, नहीं तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। अनीस थोड़ा डरते हुए बोला, तुम मान कैसे गई शादी के लिए? आर्या झट से अनीस को देख बोली, मैं कब शादी के लिए मानी? अनीस आर्या को घूरते हुए बोला, तुमने शहर से झूठ बोला फिर? आर्या हंसते हुए बोली, अनी मैंने कहा से सगाई के लिए तैयार हूँ, शादी का तो नाम भी नहीं लिया। अनीस गुर्राते हुए बोला, सगाई जिससे होगी शादी भी तो उसी से होगी ना। आर्या शांति से बोली, हमेशा ऐसा नहीं होता अनी, जिससे सगाई हो उससे ही शादी जरूरी नहीं होती। आर्या का कॉलेज आ चुका था। अनीस गाड़ी रोकते हुए बोला, सोच लो, कोई भी गलत हरकत करेगी तो अंजाम सोच लेना। आर्या आंखों में शेड्स लगाते हुए बोली, सोच लिया, अब जाओ तो। ठंडा हाउस अर्जुन पूरी तरह से रेडी था और बस निकलने की तैयारी में लगा हुआ था। सीता रिया के साथ खड़े बस उसे ही घूरे जा रही थी। अर्जुन अपना बैग मेड को देखकर दोनों के सामने खड़ा होता है तो सीता अपनी नजरें फेर लेती है। अर्जुन निया के गाल पे हाथ रख बोला, आराम से रहना बच्चा, मैं जल्द वापस आने की कोशिश करूँगा। निया हाँ में सिर हिला देती है तो अर्जुन सीता को देख बोला, मेरी बहन का ख्याल रखना, समझे? सीता निया का हाथ पकड़कर बाहर जाते हुए बोली, कहीं आपकी जहाज न छूट जाए, जल्दी जाइए। आर्या कॉलेज के लाइब्रेरी में अकेली बैठी खिड़की से आती जाती गाड़ियों को देख रही थी। उसके दिमाग में विराग को लेकर बहुत सी बातें चल रही थी। विराग धीरे से रूम में आया और लाइब्रेरी का दरवाज़ा लॉक कर पीछे से आर्या के कंधे को टैप किया। आर्या अपने ही ख्यालों में डूबी धीरे से मुड़ देखी। विराग को देख आर्या को अच्छा तो लगा पर वो उससे नाराज थी। विराग आर्या के पास बैठ उसके कंधे पे टुड्डी रख बोला, मेरी डॉल नाराज है पर उसे तो अब खुश होना चाहिए। आर्या गुस्से से विराग को घूरते हुए बोली, आपको पता था भाई हमारी एंगेजमेंट करने वाले हैं, मुझे फिर भी नहीं बताया तुमने? विराग अपने दोनों हाथों को आर्या के पेट पे लपेटते हुए उसे अपने सीने से सटा बोला, मुझे पता नहीं था, ये पूरा आइडिया ही मेरा था। आर्या आंखें बड़ी कर विराग को घूरते हुए उसे गुस्सा मारते हुए बोली, बदमाश, मुझसे झूठ बोला, अब किस भी नहीं करूँगी तुम्हें, जाओ तुम यहाँ से, शादी के बाद भी तुम वर्जिन ही रहना। विराग हैरानी से बोला, मतलब तुम मान गई, मुझसे शादी कर रही हो तुम? आर्या विराग के सीने पे सिर रख बोली, अभी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। विराग आर्या के चेहरे को अपनी तरफ घुमा के बोला, तो क्या मैं तुम्हें ऑप्शन दिखता हूँ? आर्या विराग के गाल पे किस करके हाँ में सिर हिला देती है। विराग घूर के आर्या को देखते हुए उसके गाल पे बाइट कर लेता है। आर्या जोर से चीखते हुए भागते हुए बोली, शादी होने दो विराग मेहरा, तुमको वर्जिन नहीं मारूंगी तो कहना। विराग कुछ पल गुस्से से आर्या को घूरने के बाद किसी को फ़ोन लगा बोला, कल सगाई के लिए कपूर हाउस जाना है। शाम का वक्त शहर हॉल में बैठी रमा जी के साथ सगाई की तैयारी में लगी थी और आर्या अपने लिए कपड़े सेलेक्ट कर रही थी। ऋषा सीढ़ियों से नीचे आते हुए शहर से बोला, मेरी बात हो गई है विराग से, कल टाइम से आ जाएंगे वो लोग। आर्या दौड़ के ऋषान के सामने खड़ी होकर बोली, सॉरी भाई, मैंने बहुत बदतमीजी की आपसे। ऋषान कुछ पल आर्या को घूरने के बाद बोला, कल कोई गड़बड़ मत करना, उम्मीद करता हूँ। आर्या धीरे से सिर उठा के ऋषान को देख बोली, अब सॉरी भी नहीं चाहिए। अबीर आंखें छोटी कर बोला, ये लड़की ढंग से सॉरी भी तो नहीं कहती। आर्या अबीर को आंखें दिखाकर बोली, और नहीं बोल रही मैं सॉरी, भागो यहाँ से। रमा जी, आइए तू कपड़े देख ले शहर के साथ, मैं बाकी का इंतजाम देख लूँ।
शहर रमा जी को देख बोली, दादी क्या रायमा दी शामिल नहीं होगी इन सब में? ईशान बिना किसी भाव के बोला, उसकी सेहत अभी ठीक नहीं है, उन्हें इन सब से दूर ही रखना चाहिए। हाँ, उसकी सेहत सही नहीं है, पर मुझे क्यों दूर रखा है? दुश्मन हूँ क्या मैं तुम लोगों की? रागिनी जी ने खुन्नस के साथ कहा। शहर ईशान को एक नजर देख बोली, मॉम ऐसा कुछ नहीं है आप। रागिनी जी गुर्राते हुए शहर को बीच में टोक बोली, मुझे मॉम कहने का हक तुम्हें नहीं है। तुम एक तवायफ की बेटी हो जिसे मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। शहर नम आंखें से रागिनी जी को देख बोली, मेरी माँ को इस पेशे में ढकेला गया था। वो गलत नहीं थी पर मजबूर थी। रागिनी जी, तवायफ की कोई मजबूरी नहीं होती, वो सिर्फ गलत होती है। ऋषा शहर के आंसू पोंछते हुए बोला, तुम्हें किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे जुड़ी हो। मेरा हर रिश्ता पाक है और पवित्र। रागिनी जी मुस्कुरा के बोली, जैसे इसकी माँ ने सुरेश को फंसाया था वैसे ही इसने तुझे फंसाया है। ऋषि, तू इसके झांसे में आ सकता है पर मैं नहीं। सहस चिल्लाकर बोली, मैंने किसी को नहीं फंसाया मम, आप गलत हो। गलत तो हम थे शहर, जो तुम पे भरोसा किया और तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। सीढ़ियों से नीचे आती हुई रायमा ने कहा। विशाल रायमा को देख गुस्से से अनीश से बोला, रायमा को नीचे किसने आने दिया? रायमा शहर की तरफ बढ़ते हुए बोली, मुझे कब तक रोक पाओगे तुम विशाल? आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। कहते हुए रायमा शहर के गले को दबा देती है। रिशान, अबीर, अनीश जल्दी से रायमा को शहर से दूर करते हैं। रमा जी रायमा को कंधे से पकड़कर बोली, क्या कर रही हो मेरी बच्ची? वो शहर है जिस पे कभी तेरी जान बसती थी। रायमा रमा जी को दूर धक्का देती है जिससे वो काउच पे जा गिरती है। अनीश जल्दी से रमा जी को संभाल बोला, दादी अब ठीक तो है ना? फिर रायमा को देख बोला, रायमा पागल मत बनो, क्या कर रही हो तुम? संभालो खुद को। विशाल आगे बढ़ रायमा को बाजू से पकड़ कमरे की तरफ ले जा उसे लॉक कर देता है। शहर वहीं पिलर के सहारे बैठ घुटने पे सिर छुपाए रोने लगती है। खन्ना हाउस निया जब हॉस्पिटल से वापस आती है, घर में कुछ मेहमानों को देख हैरान रह जाती है। अंतरा जी निया को देख अपनी जगह से उठ के उसके पास आती है और उसे मेहमानों के सामने खड़ा कर देती है। राधा जी और सीता किचन के बाहर खड़े ये सारा नज़ारा देख हैरान और परेशान थे। अंतरा जी निया को उन लोगों से मिलाते हुए बोली, निया ये तुम्हारे होने वाले ससुराल वाले हैं, पैर छुओ इनके। निया हैरानी से अंतरा जी को देखने लगती है तो अंतरा जी निया को आंखों से इशारा करती है तो निया जल्दी से मिसेस बद्रा के पैर छूती है। निया के हाथ पैर कांपने लगे थे, उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कहे। फिर भी वो अर्जुन की कही बात याद कर हिम्मत कर बोली, दादी ये सब क्या है? मुझे शादी। निया कुछ कहती उससे पहले ही उसे रोकते हुए अजय जी बोले, बेटी तुमने हमसे राय नहीं मांग रहे, हमने फैसला कर लिया है। अगले 7 दिन बाद करण बद्रा से तुम्हारी शादी है। निया की आंखों से एक बूंद आंसू जमीन पे गिर जाते हैं। वो भागते हुए कमरे में आ जाती है। उसे इस तरह जाता देख सीता भी उसके पीछे भागती है। अगली सुबह कपूर हाउस अनीश और अबीर दोनों मिलकर आर्या की सगाई की सारी तैयारियां देख रहे थे। शहर पूजा की तैयारी देख रही थी और आर्या सिया के साथ लड़ने में बिजी थी। इस खुशी के माहौल में भी सब बुझे बुझे से लग रहे थे। शहर पूजा की सारी तैयारी कर चुकी थी पर उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। शहर ने अपने आसपास देखा और उठ के बाहर गार्डन में चली गई। गार्डन के झूले में बैठ शहर किसी गहरी सोच में डूबी थी। उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। शहर मुड़ के देखती है तो अनीस उसके पास बैठा था।
सहर जिसकी आंखों में नमी थी उसे साफ करते हुए बोली, भाई आपको कोई काम था क्या? अनीस शहर को देखते हुए नाव में सिर हिला बोला, बिना काम के अपनी बहन के पास नहीं बैठ सकता क्या? सहर अनीस को एक पल देख उसके कंधे पे सर रख रोते हुए बोली, ये सब कैसे हो गया अनी? सब बर्बाद हो गया। क्या हुआ था मेरे जाने के बाद? अनीस शहर के सिर पे हाथ फेरते हुए बोला, वक्त पे छोड़ दो सब, सहो वो सब अपनी तरफ से सब ठीक ही होता है। कुछ घाव को ठीक करना इंसान के हाथ में नहीं, वक्त के भरोसे होता है। शहर अनीस को देख बोली, 4 साल कोई छोटी उम्र नहीं होता अनीस। मैंने तो अपना सब कुछ गवा दिया, मेरे बच्चे, सार्थक भाई, सब कुछ। शहर अनीस के कंधे पे हाथ रख सख्त भाव से बोला, अनीस, सार्थक भाई के मौत के पीछे किसका हाथ हो सकता है? कौन उसका दुश्मन होगा? मेरा भाई तो एक अच्छा इंसान था ना। अनीस, मुझे बताओ क्या हुआ था? अनीस सामने देखते हुए बोला, तुम दोनों से एक ही इंसान को नफरत थी। शहर धीरे से सिर झुकाए बोली, दादी, पर अनीस, हम उनके बच्चे हैं, कितनी भी नफरत हो वो नहीं मार सकती भाई को। अनीस शहर को घूर के बोला, नफरत के आगे हर मोहब्बत का लफ्ज़ छोटा हो जाता है। दादी को बेहद नफरत थी चाची से, और चाचू को ये बात हमेशा से पता थी, पर अनीस माँ ने तो खुदकुशी की थी। उन्होंने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। शहर रोते हुए बोली। अनीस शहर के कंधों से पकड़ बोला, शांत हो जाओ, हमें मिलकर सार्थक के कातिल को सजा दिलानी है। शहर हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, लेकिन तुम जो रिशान को पसंद नहीं करते थे, फिर उसके साथ कैसे? अनीस मुस्कुरा के बोला, मैं गलत था, जिसे गलत समझा वही मसीहा निकला। गलत तो मेरे अपने थे। शहर हैरानी से बोली, मतलब तुम्हारी और अनीस के जाने के बाद इस गधे को सबकी सच्चाई पता चली। इसकी आंखें खुल गई। अबीर आते हुए बोला। शहर और अबीर दोनों घूर के अबीर को देखते हैं। अबीर दोनों की नज़र की तपिश खुश पे पाकर बोला, अरे अरे, दोनों भाई बहन मिलके मुझे घूरो मत, मैं बस ये बोलने आया था कि दादी तुम्हें बुला रही है। शहर उठ के अंदर चली जाती है। उसे जाता देख अबीर अनीस से बोला, क्या होगा जब असलियत शहर के सामने आएगा? अनीस गहरी सांस लेकर बोला, वो दिन काश कभी आए ही ना। अबीर, पर सच एक न एक दिन बाहर जरूर आता है, और इस सच का बाहर आना भी बहुत ज़रूरी है। शाम का वक्त घर के हॉल को आर्या की पसंद के हिसाब से सजाया गया था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। आर्या अपने कमरे में रेडी हो रही थी। निया सीता मिलकर आर्या को रेडी कर रही थी। आर्या ने आज पीच कलर का लहंगा पहना था। आर्या हमेशा वेस्टर्न में होती थी, तो आज वो इस लहंगे में काफ़ी सुंदर लग रही थी। आर्या खुद को आईने में देखते हुए बोली, निया, सीता, यार मैं तो कितनी सुंदर लग रही हूँ। सीता हैरानी से आर्या को घूरते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? आई हो खुद अपनी तारीफ करते हुए। आर्या सीता को घूर के बोली, मैंने कौन सा किसी का उधार खाया है जो मुझे शर्म आए? निया सीता को चपेट लगा बोली, अब ये इतनी सुंदर लग रही है, तारीफ तो करनी पड़ेगी ना। आर्या निया के सीने से लग बोली, ये हुई ना मेरी बहन वाली बात। सिया मुंह बना बोली, चलो अब तुम्हारा दूल्हा आता होगा। शहर रेडी थी और किचन में डिनर की सारी तैयारियां देख रही थी, पर शहर का चेहरा अब भी उतरा हुआ था। ईशान कमरे से नीचे आया तो उसकी नज़र किचन में अपने ख्यालों में गुम शहर पे जाती है। ईशान किचन की तरफ शहर के पास चला जाता है। ईशान शहर को अचानक पीछे से गले लगाता है, जिससे शहर चौंक उठती है। ईशान शहर के पेट को सहलाते हुए उसकी खुशबू लेते हुए बोला, किस ख्यालों में गुम थी जो मेरे एहसास से भी डर गई? शहर
प्रसाद की थाली रेडी करते हुए बोली, किसी की नहीं, छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा। ईशान अपने हाथ को शहर की कमर पर रखता है तो शहर की आंखें बड़ी कर उसे घूरने लगती है। ईशान आई ब्लिंक कर बोला, 2 दिनों से पास नहीं आने दिया है तुमने। शहर ईशान को दूर करते हुए बोली, घर के प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहे, आपको रोमांस सूझ रहा है। ईशान हाँ में सिर हिलाता है तो शहर ईशान को धक्का देती है। ईशान शहर को कमर से पकड़ अपने पास खींच लेता है और दोनों किचन स्लैब से जा टकराते हैं। अबीर सिया को लेकर किचन की तरफ आते हुए बोला, शादी किसकी हो रही है और देखो रोमांस कौन कर रहा है। ईशान घूर के अबीर को देखता है तो सिया ईशान को घूरते हुए बोली, हे चिल, मेरे हीरो को मत घूरो ऐसे तुम। शहर सिया की बात पे हंसते हुए बोली, ये हीरो बहुत हैंडसम है बिट्टू, कभी मेरा भी क्रश हुआ करता था, पर अफसोस इस गुंडे की वजह से ये छूट गया हाथों से। आर्या निया और सीता के साथ किचन की तरफ आते हुए बोली, ये चिकना है ही इतना सुंदर कि दिल ही नहीं मानता इसे देख। सीता अबीर को ऊपर से नीचे तक देख बोली, तुम दोनों को आंखों का गोला खराब हो गया है क्या? कहाँ से ये हैंडसम लगता है तुम्हें? मेरे जीजू से ज़्यादा अच्छा नहीं है। शहर ईशान को घूर बोली, सीता तुम नहीं समझोगी, तुम उस टॉम के साथ रह के तुम्हारी आंखें बिगड़ चुकी है। अनीस सबकी बहस को रोकते हुए बोला, विराग अपनी फैमिली के साथ आ चुका है, चलो सब यहाँ से। कुछ देर में विराग और आर्या एक साथ बैठे हुए थे। आर्या छुप छुप के विराग को घूर रही थी। सिया ने दोनों के सामने रिंग रखी तो दोनों ने एक एक रिंग उठा ली। पहले आर्या ने विराग को रिंग पहनाई, फिर विराग आर्या को पहनाने लगा तो आर्या अपना हाथ खींच लेती है। ये देख सब मुस्कुराने लगे। शहर ईशान के बाजू को पकड़ बोली, मुझे तो हमारे पर याद आ गए रिश। ईशान शहर को देख एक स्माइल के साथ बोला, मुझे भी याद आते हैं वो खूबसूरत से पल। तुम्हें याद है ना तुमने कितना ड्रामा किया था क्योंकि तुम्हारी मेहंदी का कलर नहीं आया था। शहर ईशान को छू के बोली, हाँ तो एक ही बार मेरी शादी होनी थी ना, बार बार थोड़ी होती है। ईशान आंखें छोटी कर बोला, हाँ तो सबकी एक ही बार होती है जा। शहर मुँह बना के आगे चलकर बोली, सगाई हो गई, चलो अब सब साथ डिनर कर ले। अंतरा जी, नहीं बेटा, हमें बहुत काम है, 7 दिन बाद निया की शादी है। तो दोस्तों ये कहानी मैं अब यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। बाय बाय।